Hello student, my name is Vidaris Khan and today we will start modern physics। आज हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। इसके अंदर जनरली 4 चैप्टर्स हैं जो स्टडी करने हैं, तो आज हम हेडिंग डालेंगे मॉडर्न फिजिक्स। पहली बात जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है वो ये है, इस चैप्टर के अंदर माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं हम, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, फोटोन है, ये सब जो पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स जिनका वेट भी हो, जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये सब क्या होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उस पर चार्ज की क्वांटिटी भी इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम होती है। इसके अंदर हैं 4 टॉपिक्स, इसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं। जैसे हम अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर है आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। और सेकंड चैप्टर जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो चैप्टर है आपका एटम। थर्ड चैप्टर इसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। और फोर्थ चैप्टर है आपका इसमें सेमीकंडक्टर। ये 4 चैप्टर्स हैं जो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आते हैं और अभी जो इनके रियल एप्लीकेशन से आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फ़ोन जो अपना फ़ोन से लेके कंप्यूटर वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के अंदर ये 4 चैप्टर्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ या फिर इनके अंदर जो स्टडी है वो सारी आज प्रेजेंट टाइम पे वो यूज की जाती है। अगर हम इसको एग्ज़ाम के मॉडर्न फिजिक्स को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लाइक नीट एंड जेईई मेन, तो नीट में इससे अप्रोक्स 7 to 9 क्वेश्चंस आते हैं और जेईई मेन में अप्रोक्स 20 to 25% आता है जो मॉडर्न फिजिक्स होता है। अब ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से फर्स्ट चैप्टर हम स्टडी करेंगे, वो चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। यहाँ पे देखो डुअल वर्ड आया हुआ है, इस रेडिएशन के भी 2 होते हैं, नेचर होते हैं, और जो मैटर है उसके भी 2 नेचर। जैसे हम देखें रेडिएशन किसकी तरह बिहेव करता है भाई, वेव और पार्टिकल की तरह। सिमिलरली जो मैटर होता है वो भी पार्टिकल और वेव की तरह बिहेव करता है। ये इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टीन का इक्वेशन इसके अंदर देखेंगे। डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसके बारे में भी इसमें स्टडी करेंगे। वो जो फोटोन की एनर्जी होती है इक्वल टू h म्यू, जिसको अपन h/λ लिख सकते हैं, उस एनर्जी के बारे में हम इसमें देखेंगे। और जैसे आइंस्टीन का इक्वेशन था कि भाई आप जब एक किसी मैटर को जब आप जब किसी मैटर पे लाइट आके फॉल्स लाइट फॉल्स करती है तो वहाँ पे होता ये है कि वहाँ से वो जो एनर्जी आती है इन फॉर्म ऑफ फोटोन आती है। फोटोन उस एनर्जी को लेके आते हैं और जो मेटल सरफेस पे आके वो एनर्जी फॉल होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि सपोज करो एक मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोटोन एनर्जी लेके आया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एमिट करेगा फ्रॉम द मेटल सरफेस। बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी वो यूज होती है इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वो सारी स्टडी इस चैप्टर के अंदर है, ठीक है। और सेकेंड जो इसके अंदर चैप्टर है वो एटम है। भाई एटम को किसने एटम को इन्वेंट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया एटम के बारे में डॉल्टन थे, ठीक है। डॉल्टन के बाद इसके सब एटॉमिक जो पार्टिकल हैं जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनको इनकी डिस्कवरी हुई। तो सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने दिया, ऐसे कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट था इनका। और वही इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी हम पढ़ेंगे, लाइफ पढ़ेंगे, एलिमेंट्स की, स्टार्स की लाइफ पढ़ेंगे, और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में हम न्यूक्लियस के अंदर पढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे वो सब इस स्मॉल पार्टिकल से डील करते हैं। लास्ट में आता है सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर क्या होता है कि इंसुलेटर और कंडक्टर के जो बीच का जो होता है मटेरियल वो सेमीकंडक्टर होता है। अब पहले की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो चीज़ें हुआ करती थी, इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट थे। जैसे कि हम बात करें
कैलकुलेटर की बात करें तो वो मतलब समर में अलग रीडिंग देता था, विंटर में अलग रीडिंग देता था। बट अब हमारे पास ऐसे मटेरियल्स हैं लाइक सेमीकंडक्टर के अंदर जो सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम, तो ये जो मतलब अभी जो मतलब अपने पास जो मटेरियल्स हैं इन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब 0 डिग्री पर भी वर्क करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट चैप्टर इसका स्टार्ट करते हैं जो हमारा है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। टुडे वी विल गिव यू ओनली इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर। फर्दर हम इसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये चैप्टर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे आज इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखो तो इसमें जो फर्स्ट थिंग है ना जो हमें पढ़ने को मिलेगी इस चैप्टर के अंदर, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, वो है फोटोन के बारे में। थोड़ा सा हम जानते हैं फोटोन क्या होता है। फोटोन इज़ ए पार्टिकल, बट यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि फोटोन है ना ये क्या होता है, ये फोटोन ये होता है न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और क्या होता है, इसकी एक डेफिनेट एनर्जी होती है इस फोटोन की। फोटोन के पास भाई क्या होता है, डेफिनेट एनर्जी होती है, ठीक है। और थर्ड चीज़ इसके पास क्या होती है, इसका एक खुद का मोमेंटम होता है। और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, डजेंट इम्पैक्ट। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये मतलब न्यूट्रल होता है और इसकी एक डेफिनेट एनर्जी होती है। और ये इसकी जो स्पीड होती है वो अप्रोक्स होती है किसके इक्वल, स्पीड ऑफ लाइट के। इसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, न्यूट्रल, डेफिनेट एनर्जी। इसका एक स्पेसिफिक मोमेंटम भी होता है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं करती है। देखो ये तो इम्पैक्ट ऑब्वियसली नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके ऊपर इम्पैक्ट करती तो ये न्यूट्रल नहीं होता। अगर ये न्यूट्रल है तभी तो इम्पैक्ट नहीं करते। तो ये तो हो गया भाई फोटोन के बारे में, ठीक है। और एक चीज़ देख लेते हैं कि एक फोटोन के पास जो एनर्जी होती है ना वो इज इक्वल टू एच मी होती है, जिसको अपन एच सी अपॉन लैम्बडा बोल सकते हैं। और एक चीज़ जो यहाँ पे याद रखने की चीज़ है वो है जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम जूल में देखें तो 1.062 इंटू 10⁻⁻19 क्या होता है, जूल होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। अब हम आते हैं भाई ये कहाँ से ये कहानी सारी स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं इनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे हर्ट्ज़ और मैक्सवेल। हर्ट्ज़ और मैक्सवेल ने स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया किसके बारे में, वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में। जो मतलब जो मैक्सवेल थे उनके 4 इक्वेशंस हैं वो उन्होंने ड्राइव नहीं किए, लेकिन वो दूसरों के मतलब जो कॉन्सेप्ट थे उनको यूज़ करके उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन किया। तो उन्होंने जो 4 इक्वेशंस दिए थे वो इस तरीके से हैं, वो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर और मैग्नेटिज्म के अंदर। इन्होंने दिया था कि भाई ई डॉट जो डी एस होता है ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, मतलब चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इनका सेकंड जो था बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि एनी क्लोज सरफेस है ना उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा, ठीक है। और जो अब इसके बाद इनका था थर्ड जिसको अपन बोलते हैं ई डॉट डी एल, जो आया था -d∅ अपॉन dt। ये है क्या, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये फराडे का सेकंड लॉ है जो इन्होंने दिया था ई डॉट डी एल। फोर्थ इन्होंने जो यूज़ किया वो था बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई नॉट एंड ई नॉट नहीं एप्सिलॉन नॉट d∅ अपॉन dt। ये 4 इक्वेशंस को यूज़ करके मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफाइन किया। इनका सिर्फ इसमें ये था जो एम्पियर सर्किटल लॉ आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर इन्होंने सिर्फ इसको ऐड किया, बाकी जो इक्वेशंस थे ये ऑलरेडी डिफाइन थे, ठीक है। तो ये था मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बाद आता है हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट।
हर्ट्ज ने स्ट्रॉन्ग मतलब एविडेंस दिया किसके लिए, वेव नेचर ऑफ लाइट के लिए, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफाइन करी थी, हर्ट्ज ने उनको क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। अब उन्होंने कैसे प्रोड्यूस करा, उन्होंने यूज़ किया एलसी ऑसिलेशंस। हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, जैसे आरसी सर्किट होता है, आईएलसी सर्किट होता है, ऐसे ही एलसी सर्किट होता है। तो एलसी सर्किट को मतलब इन्होंने यूज़ किया टू प्रोड्यूस क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उनका एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बाकी उसकी हमें फर्दर स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आपको उससे रिलेटेड चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। हुआ ये कि देखो एक इंडक्टर इन्होंने यूज़ किया, ठीक है, एक इंडक्टर यूज़ किया और उसके लिए इन्होंने यूज़ किया एक कैपेसिटर यूज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पे इस इंडक्टर पे, इस इंडक्टर के इस एंड पे आपने सपोज करो यहाँ कोई आप वो लगा दिया ट्रांसफार्मर, दूसरा इंडक्टर आपने यूज़ किया, इसको दोनों एंड से आपने, अब मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी या फिर वोल्टेज यहाँ पे आपने प्रोवाइड किया। ये इसको लो रखा, इसको हाई रखा, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो ये आपके क्या करेगा भाई, पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर देगा। तो जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करोगे यहाँ पे चार्ज क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे। यहाँ पे चार्ज मतलब कैपेसिटर में तो होता ही है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो इसकी वजह से होगा क्या इसके अंदर, क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी है एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है, और अपोज करता है इसके, मतलब इसके अंदर चेंज होने का। ये लेंज लॉ के अंदर हम पढ़ चुके हैं, वो उसको जानने में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमारा ये कि एक बार होगा क्या, कंप्लीट यहाँ पे ये चार्ज हो जाएगा, फिर उसके बाद ये डिस्चार्ज होगा, फिर ये चार्ज हो जाएगा, फिर ये डिस्चार्ज होगा। इस तरीके से यहाँ पे एलसी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे, उनकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो प्रोड्यूस हो गई। यहाँ पे इन्होंने एक और कंपोनेंट रखा था जो इसको मतलब क्या कर रहा था, उसको अपन बोलते डिटेक्टर बोल सकते हैं, जो उसको क्या कर रहा था, सेंस कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो प्रोड्यूस कर दी। तो ये मैक्सवेल हर्ट्ज का मतलब स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया इसने वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद आते हैं हम डिस्चार्ज ट्यूब पे, जो किसने दिया था, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने क्या किया, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल का क्या लिया, एक लिया ग्लास लिया, इसको मैं अभी रब कर देता हूँ, फिर अपन पढ़ते हैं उन्होंने इसके बारे में क्या बताया था। तो हमने सबसे पहले भाई क्या देखा इसमें, सबसे पहले हमने बात की किसके बारे में, मैक्सवेल के बारे में। मैक्सवेल ने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफाइन की। दूसरे में हमारे पास आया हर्ट्ज, हर्ट्ज ने क्या किया, प्रोड्यूस क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड जो इनके बारे में हम पढ़े हैं, जे थॉमसन। इनसे पहले भी हम जो ये साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, इन्होंने जिनको यूज़ किया था ना कैथोड रेज को, इनको मतलब डिफ़ाइन किया था 1870 में। 1870 में डिफ़ाइन किया था किसने, विलियम क्रूक, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कैथोड रेज को डिफाइन किया था, बट इन्होंने इसका कोई वो नहीं दिया, प्रूफ नहीं दिया। एक्सपेरिमेंटली जो वो दिया, इसका प्रूफ दिया, वो दिया जे थॉमसन ने। इन्होंने क्या किया, ये हमने वो भी पढ़ा है 10th क्लास में भी, इस टॉपिक को पढ़ा है किसने, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से। यहाँ पे हम थोड़ा सा बस मतलब इसको कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये आपका हो गया ग्लास ट्यूब हो गया, जो फ्लोरोसेंट मटेरियल का है। यहाँ पे इन्होंने दो वो लगाई मेटल प्लेट्स, एक कैथोड की और ये एनोड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, ये कैथोड हो गया आपका और ये हो गया आपका एनोड, ठीक है, ये कैथोड और ये एनोड, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हाई वोल्टेज सप्लाई करे। अब बोलो 10⁸ वोल्ट पर मीटर, मतलब इट्स ए हायर पोटेंशियल। और यहाँ पे एक वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट किया, मतलब ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए है, ये कंप्लीट वैक्यूम था। और इसके अंदर क्या करा इन्होंने, जो गैस थी मर्क्यूरी, उसको इसके अंदर डाला। अब इन्होंने करा क्या, जैसे यहाँ पे इन्होंने हाई मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा ना, उससे हुआ क्या कि ये जो यहाँ पे ये कैथोड की प्लेट थी, इससे यहाँ से कुछ रेज निकलने लगी जो जा रही थी कहाँ, टूवर्ड्स द एनोड। और यहाँ पे करी हुई थी जिंक, जो होता है ना ZnS, जिंक सल्फाइड, उसकी क्या करी थी, कोटिंग करी हुई थी, ठीक है। उसको इसकी एक मतलब होती है प्रॉपर्टी, जब भी इससे कोई पार्टिकल टकराता है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जब इससे
इस जो ये कोटिंग है या जो जिंक सल्फाइड से बनी है, जब इससे इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करेगा तो ये क्या करेगा, मतलब वो दिखाएगा शाइनिंग या फिर स्पार्क मतलब प्रोड्यूस करेगा ये। तो यहाँ से इन्होंने यहाँ पे एक होल भी करा था जिससे ये पास हो रहे थे, तो यहाँ पे जब ये पार्टिकल्स टकरा रहे थे तो उससे क्या हो रही थी, शाइनिंग, मतलब प्रोड्यूस हो रही थी शाइनिंग। अब इन्होंने अब एक चीज़ और यहाँ पे डिफाइन करी, अगर हमको इंटरेस्ट ये जानने में, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन है ना, जो ये कैथोड रेज है ना, ये बिहेव करती है पार्टिकल की तरह। किस तरीके से, इन्होंने क्या करा कि इनके बीच में कोई, मतलब आप सपोज कर सकते हैं कोई सर्कुलर उसको रख दिया रिंग को, ठीक है, बहुत ही थिन थी वो। अब आपको पता है कि मतलब ये सपोज करो, मतलब ये मेरे हाथ में पेन है, अगर मैं इसके ऊपर कोई चीज़ अगर इससे आके टकराएगी ना तभी तो ये घूम पाएगा ना, इस तरीके से, है ना। तो अब वो चीज़ टकराई रही, उसी को इन्होंने नाम दिया पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल ही उस चीज़ को क्या कर सकता है भाई, घुमा सकता है। तो यहाँ पे जो उन्होंने कोई भी मतलब वो रखी थी, सर्कुलर रिंग रखी थी, वो घूमने लग गई थी। इससे इन्होंने ये पता लगाया कि मतलब जो कैथोड रेज है ना, इनका जो नेचर है वो कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इन्होंने पता करी कि मतलब इन्होंने बताया कि भाई कैथोड रेज के अंदर जो ये पार्टिकल्स है कैसे नेगेटिव पार्टिकल्स, इसका कैसे पता लगाया, इन्होंने क्या किया, एक मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट किया। तो इन्होंने देखा कि कैथोड रेज है ना, मतलब टर्न कर जाती है टूवर्ड्स दी पॉजिटिव, है ना, ये मतलब इस तरफ टर्न कर जाती है। इससे ये पता लगा कि कौन से नेचर की है, इनका जो नेचर है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट भाई किसका था, ये था जे थॉमसन का, जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ उन्होंने डिफाइन करी, वो करा E/m का रेशियो डिफाइन करा इन्होंने, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये मास है, ये इन्होंने निकाला था, ये 1.75 10⁻11 कूलम पर kg, ये इन्होंने यहाँ पे डिफाइन करा था। इसको डिफाइन करने से हुआ ये कि मतलब जो आप अब एक एक्सपेरिमेंट आप देखते हैं, मतलब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स के जो 10 एक्सपेरिमेंट है, कौन से, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उनको जब E/m के रेशियो से मतलब इसी वैल्यू मिल गई, इससे उन्होंने क्या किया, इसी को यूज करते उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और मतलब चार्ज के लिए वैल्यू डिफाइन कर दी कि भाई मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। इन्होंने जो वैल्यू निकाली थी -1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और टुडे जो एक्सेप्टेड वैल्यू है टुडे वो कौन सी है भाई, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यूज अप्रोक्स इक्वल है दोनों, है ना। तो ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इस वैल्यू को यूज़ किया गया और इससे ये वैल्यू डिफाइन कर दी गई, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा हुआ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और जो ये किसने करा, जे थॉमसन ने। इसके बाद जो हमारे पास साइंटिस्ट है, फिर हम पता मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इन्वेंट किया, जो किसने करा था, गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक ने इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, है ना। तो ये हमें सारी चीज़ें मिल गई। अगर आप देखेंगे वो एक्सपेरिमेंट भी इसी के वो था, सिमिलर, जो प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया था, तो उसको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1905 में जे थॉमसन को एक वो भी मिला था, वो भी दिया नोबेल प्राइज़, इन्होंने जो मतलब चीज़ें इन्वेंट करी। अब यहाँ तक जब हम ये स्टडी कर चुके हैं, है ना, हमने सबसे पहले क्या देखा, मैक्सवेल और हर्ट्ज़ ने वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली वो प्रूव भी किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी चीज़ रहती है, ठीक है। और उनके लिए फिर हर्ट्ज़ ने स्ट्रॉन्ग आपको एविडेंस दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस करके। फिर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, जिसके मतलब उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो निकाला, ठीक है। और उसके बाद फिर मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन जैसे जो मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, इनकी भी डिस्कवरी हुई। अब और फिर रहा मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी अभी मैंने अभी वो किया था डिस्कस। इन्होंने क्या किया कि भाई 2 प्लेट्स ली मेटल की, ठीक है, उनको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब उनको पॉजिटिव से, और जो ये थी इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पॉजिटिव थे, मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत नहीं कि इस तरीके से डिफाइन किया। यहाँ पे क्या रखा, एक्सरे रेडिएशन, एक सिस्टम के अंदर है पूरा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक होल किया, इस होल को आप इस तरह सपोज करिए कि इसके अंदर से सिर्फ एक एटम पास कर सकता है, मतलब एक एटम के बराबर क्वांटिटी पास कर सकती है। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ऑयल ड्रॉप जो थी, ऑयल ड्रॉपलेट, उनका यहाँ पे क्या की उसकी बौछार की, तो यहाँ से सपोज करो क्या कर रही थी, जो ऑयल ड्रॉप से वो यहाँ से पास होके आ रही थी नीचे, ठीक है। अब ये जो ऑयल ड्रॉप थी इसके ऊपर कुछ फोर्सेस वर्क कर रहे थे। एक लग रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर वर्क कर रहा था बाइंड फोर्स, और एक और था विस्कस फोर्स।
ये तीनों फोर्सेस इस पर वर्क करे, इनको इन फोर्स को बैलेंस करके कुछ इन्होंने वैल्यूज़ डिफाइन करी, तो फाइनली इन्होंने चार्ज के लिए वैल्यू डिफाइन कर दी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव, ठीक है। और इन्होंने ही बताया चार्ज क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये इन्होंने इक्वेशन, ये आपको इन्होंने ही बताया था कि इक्वल टू एन ही होता है, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्ज है, और ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ये टोटल उसकी क्वांटिटी, ये इन्होंने ये इक्वेशन आपको दिया था, ठीक है। ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। अच्छा, ये हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये मतलब पार्टिकल के बिहेव को बता रही है सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब जो मतलब कोई भी आपके पास जो एलिमेंट है, सब एटॉमिक एलिमेंट जैसे इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में पता चला कि वो कैसा होता है, पार्टिकल नेचर का होता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट सब उन्हीं पर किए गए। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है। बस सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाकी हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। देखो हम जानते, देखो क्या होता है कि भाई इनसाइड द एटम क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसके अराउंड जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है। ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड मूव करता है, ठीक है। ये इसके बारे में एक्सपेरिमेंट बहुत सारे हुए, जैसे जे थॉमसन का भी एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, नील्स बोर का है, उन्होंने सब में इस पर एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन हमें देखो वो चीज़ें जानने में इंटरेस्ट नहीं है। हमारा जो है वो ये है कि हम जो अभी जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये सपोज करो कोई एटम है, ठीक है, जिसके अंदर मतलब ये इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, और बाहर इसके इलेक्ट्रॉन है जो अराउंड मूव करता है। अगर इससे मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो ये है मतलब इट हैज़ गॉट सफिशिएंट एनर्जी। जब ये सफिशिएंट एनर्जी ले लेगा तो आफ्टर दैट इट विल कम आउट फ्रॉम द सरफेस, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स हैं किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो इसमें फर्स्ट जो हमारे पास मेथड आता है उसको हम बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। फर्स्ट मेथड हमारे पास है थर्मियोनिक एमिशन। इसके अंदर क्या करता है, जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड कराते हैं। हीट से मतलब आप हाई टेम्परेचर इसको प्रोवाइड कराते हैं, तो ये क्या मतलब इट हैज़ गॉट सफिशिएंट एनर्जी एंड आफ्टर दैट इट विल कम आउट फ्रॉम द सरफेस। यहाँ से इलेक्ट्रॉन है जो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जब इसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी इन फॉर्म ऑफ हीट। ये होता है थर्मियोनिक एमिशन। सेकंड जो हमारे पास आता है वो उसको हम बोल सकते हैं फील्ड एमिशन। क्या होता है भाई, फील्ड एमिशन। इससे भी हम इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। आप इसको मतलब कोई भी है एलिमेंट, उस पर स्ट्रॉन्ग एलिमेंट मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिए, आफ्टर दैट यू विल सी द इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम द सरफेस। रीज़न क्या है, मतलब वो उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है कहाँ से, उस मेटल के सरफेस से बाहर निकलने के लिए। तो ये फील्ड एमिशन है, ठीक है। इसके अंदर जो एनर्जी हम जानते हैं क्या होती है, क्यू यू इक्वल टू मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्यू इनटू वी होती है, ठीक है। और थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट है और जो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के अंदर जो हमें पढ़ना है वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब इसके अंदर क्या मतलब आप को जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी की अगर कोई मतलब लाइट है, सूटेबल फ्रीक्वेंसी कोई लाइट अगर आप इस मेटल सरफेस पे फॉल्स कराओ, आफ्टर दैट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। लेकिन उसकी ये डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। और जो लाइट से जो एनर्जी आती है अभी हमने डिस्कस किया था कि इन फॉर्म ऑफ फोटोन उस एनर्जी को कैरी करता है और मेटल सरफेस पे आके वो फॉल्स होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन हैज़ गॉट एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेता है और वो मतलब एनर्जी लेके इस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये है इसका डिस्कशन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर आता है ये कि भाई मतलब एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट फॉल्स कराइए किस पे, मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा। अभी तक का जो डिस्कशन है ये आपको आया होगा समझ में। जो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे जो और सारी चीज़ें हैं जो मतलब डिटेल अगर हम पढ़ेंगे तो वो आएगा ना आपका नेक्स्ट क्लास में। अभी तक जो हमने चीज़ें देखी वो बस यहाँ तक है। मतलब आपके पास 3 वेज होता है किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। थर्मोनिक होता है और फील्ड एमिशन होता है और थर्ड वाला फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। इन तीनों से आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो, इजेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दी मेटल सरफेस। और हमने देखा किसके बारे में, हमने डिस्कस किया फोटोन के बारे में। फोटोन क्या होता है, फोटोन हैज़ ए डेफिनेट एनर्जी होती है एंड मोमेंटम होता है,
ठीक है। फोटोन का कोई मास नहीं होता। हाँ, एक चीज़ और आपने यहाँ पे डिस्कस नहीं करी, वो था कि भाई फोटोन जो होता है ना, फोटोन का रेस्ट मास है ना, वो क्या है, 0 होता है, ठीक है। तो ये फोर्स इसके पास मास नहीं होता ना, इसीलिए इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क नहीं करता, ठीक है। तो फोटोन के ये भी कि फोटोन के पास मास नहीं होता, और दूसरा इसके पास सब मतलब डेफिनेट एनर्जी होती है, और ये न्यूट्रल होता है। ये फोटोन की प्रॉपर्टीज़ है जो हमें याद रखनी है, ताकि हम मतलब जो जब हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं। उसके पास एनर्जी इक्वल टू एच म्यू, मतलब ई एच सी अपॉन लेमडा होता है। फिर हम इस चैप्टर के अंदर फिर हम फर्दर देखेंगे कि डी ब्रोगली मतलब जो वेवलेंथ उनका कॉन्सेप्ट था वो हम पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे मतलब इसके लिए जो मोमेंटम है पी मतलब निकाला था, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, इसको डिफाइन करा था कैसे। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट इस चैप्टर में और आगे पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़, इस चैप्टर के अंदर मतलब जितने भी क्वेश्चंस मतलब मॉडर्न फिजिक्स आएंगे वो सारे के सारे जो आ चुके हैं ऑलरेडी 33 ईयर्स के, वो यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करे जाएंगे विद एनसीईआरटी। क्योंकि नीट और जेईई मेन के लिए मतलब मैं नहीं कहता कि जेईई मेन के लिए सफिशिएंट है कि एनसीईआरटी, बट नीट के लिए मैं मानता हूँ कि सफिशिएंट होती है एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से करके जाएंगे और जो मतलब प्रीवियस क्वेश्चन है उनको अच्छे से करके जाएंगे तो ये सफिशिएंट है। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन था जो आपने देख लिया। ओके, थैंक्स।